हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सार्वजनिक आय के स्रोतों का वर्णन करेंगे। तो सरकार की आय के स्रोतों को देखने के लिए हमें ये पहले ध्यान करना पड़ेगा कि वास्तव में सरकार के व्यय निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में चाहे सरकार का कोई भी स्वरूप हो, उसके व्यय इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उसे इसलिए आय के साधनों को जुटाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के आय के स्रोतों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और राजकीय आय न केवल साधन प्राप्ति ही स्रोत ही नहीं है, वरन अर्थतंत्र के प्रभावी नियंत्रण, विकास और स्थिरता का भी प्रभावी तरीका है। इसलिए इसकी नीतियों का महत्व सभी सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम ये देखते हैं कि सार्वजनिक आय का अर्थ क्या है। ये दो संदर्भों में इसके अर्थ को देखा जाता है, एक व्यापक, एक संकीर्ण। संकीर्ण अर्थ में तो सिर्फ उन आय को, राज्य की उन आयों को शामिल किया जाता है जिन्हें राज्य को लौटाना नहीं पड़ता, जबकि व्यापक अर्थ में राज्य की सभी आय, जिसमें सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री, पत्र मुद्रा से छाप कर जुटाई गई राशि, सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए हम सामान्यतः व्यापक अर्थ को ही कार्य में लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है सार्वजनिक आय का वर्गीकरण। बच्चों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि सार्वजनिक आय का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया है। इसलिए उन विद्वानों के सभी तरीकों को पृथकता से हमें देखना आवश्यक है कि कौन से विद्वान ने अपने किस दृष्टिकोण से बात कही। इसमें मुख्य जो हैं उसमें हम ये देखेंगे कि एक तो एडम स्मिथ ने सार्वजनिक आय को 3 भागों में बांटा था। एक तो उसका है प्रत्यक्ष आय, दूसरा व्युत्पन्न आय और तीसरा प्रत्याशित आय। इसके अलावा सेलिगमैन ने भी उसको 3 भागों में बांटा था। पहली निःशुल्क आय, दूसरा अनुबंधनीय कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू और थर्ड अनिवार्य आय। इसी प्रकार लुट्स, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने सार्वजनिक आय को 6 भागों में बांटा। व्यापारिक आय, प्रशासनिक आय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, आर्थिक सहायता और छठा स्थानांतरण आय। इसी प्रकार डाल्टन ने सामाजिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण 12 भागों में किया। उसमें पहला कर, दूसरा उपहार, तीसरा ऋण, चौथा न्यायालयों द्वारा दिया गया दंड, पांचवा सार्वजनिक संपत्ति से आय, छठा राजकीय उद्योगों से आय, सातवां शुल्क, आठवां स्वेच्छापूर्ण ऋण, नौवां सार्वजनिक उपयोग उद्योगों से प्राप्त लाभ, 10वां विशेष निर्धारण, 11वां छापे से प्राप्त लाभ, छापे खाने के उपयोग से प्राप्त लाभ और 12वां स्वेच्छापूर्ण उपहार। इसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्गीकरण भी बहुत मान्य है, जिन्होंने कि सार्वजनिक आय को 2 भागों में बांटा, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, और गैर कर राजस्व कुछ कई प्रकार का, जिसमें लोक संपत्ति, उपहार, अनुदान आदि इसमें शामिल किया गया। अब हम मुख्यतः इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्गीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे सार्वजनिक आय के स्रोतों का आधार है हमारे वर्गीकरण का। और इन सभी पर आधारित जो एक सामान्य फॉर्मूले के अनुसार हमारे सार्वजनिक आय के स्रोत निम्न प्रकार हैं। एक तो पहला कर राजस्व, दूसरा गैर कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कर राजस्व सरकार की आय का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान में इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में टैक्स रेवेन्यू लिया जाता है। और कर सरकार को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाला भुगतान है, जो सरकार द्वारा सर्वसाधारण के हितों पर किए जाने वाले व्यय की पूर्ति के लिए लिया जाता है। इसमें डाल्टन ने काफ़ी लिखा है और उसके अनुसार कर किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा की गई वह अनिवार्य वसूली है, जो ना तो किसी वैधानिक अपराध के दंड के रूप में और ना करदाता को बदले में किसी विशेष प्रतिफल से की जाती है। इस प्रकार कर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष करों में उनका समावेश है, उन करों का
जिनमें कराधान और करापात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों ही एक व्यक्ति पर होते हैं। इसमें आय कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, उपहार कर, व्यय कर आदि इसमें आते हैं। और दूसरा जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसमें वह सब आय के स्रोत आते हैं जो कर की श्रेणी में नहीं आते और गैर कर राजस्व में सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें है शुल्क है, कीमत है, विशेष निर्धारण, उपहार, जुर्माना आदि सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो सबसे पहला है अब शुल्क। शुल्क या फीस। शुल्क वह भुगतान है जो कि कोई व्यक्ति सरकार से बिना किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के बदले में लेता है। तो शिराज के शब्दों में शुल्क का तात्पर्य सार्वजनिक महत्व की विशेष सेवाओं के लिए दिए जाने वाला भुगतान है। इसमें क्या होता है, कोर्ट की फ़ीस है, स्कूल कॉलेजों से ली जाने वाली फ़ीस है आदि सब इसी में सम्मिलित करते हैं। लेकिन कर और शुल्क में कुछ समानताएं हैं और दोनों में विशेष अंतर भी है। कर के बदले प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं होता, जबकि शुल्क के बदले प्रतिफल मिलता है। और कर और लाभ में कोई सीधा संबंध नहीं है, जबकि शुल्क और लाभ में प्रत्यक्ष संबंध होता है। शुल्क के बदले लाभ पहुंचाने की गारंटी होती है, कर के बदले में नहीं होती। और कर का भुगतान अनिवार्य होता है, जबकि करदाता की इच्छा पर नहीं होता, परंतु शुल्क का भुगतान व्यक्ति की इच्छा पर होता है। इनमें ये फ़र्क है। अब दूसरा है कीमत। कीमत मूल्य सार्वजनिक आय का वह स्रोत है जिसमें सरकार एक व्यवसाय के रूप में अपनी वस्तु और सेवाओं को बेचकर मूल्य प्राप्त करती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे रेल, डाक तार, बिजली, पानी, ये सब उपयोग जो जन उपयोगी सेवाएं हैं, उनसे जो लाभ सरकार प्राप्त करती है वह उनकी अपनी कीमत निर्धारण कर जनता को बेचकर उनसे प्राप्त करती है। ये इसी श्रेणी में आते हैं। अब है फीस। ये जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्वार्थ के लिए सरकार का नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर कुछ दंड, पेनल्टीज लगाई जाती हैं, उनसे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। और पांचवा है उपहार। जब जनता स्वेच्छा से सरकार को विकास, राहत, युद्ध या आदि किसी कार्य के लिए, किसी विशेष समस्या के लिए जब चंदा और भेंट देती है तो वह भी सरकार को आय के रूप में प्राप्त होता है। अब है सरकारी संपत्ति। प्रत्येक देश की भूमि, खान, जंगल आदि के विक्रय और पट्टे पर देकर जो सरकार को इनकम प्राप्त होती है वह इसमें आती है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट है ड्यूटीज़, महसूल। ड्यूटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि सरकार जिस वस्तु के उपभोग को रोकना चाहती है उनके उपयोग पर वह ड्यूटीज़ का प्रयोग करती है। यानी यदि किसी से स्वास्थ्य में ह्रास है या नैतिकता का पतन या सामाजिक बुराइयों को जन्म मिलना हो तो सरकार उनको रोक लगाने के लिए उन पर महसूल लगाती है। तो इनको ड्यूटीज़ कहा जाता है और इनसे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। अब है पत्र मुद्रा निमर्गन, यानी सबसे लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जब सरकार को खर्च अधिक हो जाते हैं और आय सरकार की कम होती है तो और विकास कार्यों को निपटाने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपने खर्चों से निमटने के लिए सरकार आजकल एक ये तरीका अपनाती है कि जितना घाटा रहा उसे पत्र मुद्रा को छाप कर उसे पूरा किया जाता है, या किसी विकास के कार्यों के लिए आवश्यक हो तो पत्र मुद्रा को छाप कर भी इसको पूरा किया जाता है। तो यह भी सरकार की आय का स्रोत है। इस प्रकार हमने देखा कि सार्वजनिक आय के स्रोतों में कर रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही आते हैं और इस प्रकार से सरकार अपनी आय को निर्धारण कर राज्य के विकासशील कार्यों को पूरा करने में मदद करती है।